गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज हमारा टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें हम हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले आपका टीचिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्टेजेस क्या हैं और ऑपरेशन ऑफ टीचिंग क्या है, टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या है, मैगज़िम्स क्या कितने होते हैं, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा टीचिंग एंड लर्निंग से संबंधित क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पेपर को देखना है। वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि टीचिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और इंक्लूड कर देती हूँ कि इसमें से कई टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ इन डिटेल। आप लोग मेरे को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हुए देखा होगा, उसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। इसमें फिर आपका मैंने ऐसे भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको भी मैंने कराया है। कई ऐसे टॉपिक है जो पेडागोजी सब्जेक्ट से मिलते हैं उसको भी मैंने पढ़ाया है। इसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको पेडागोजी सब्जेक्ट आपका अलग अलग है तो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। 2020 में जब ऑब्जेक्टिव पहली बार आया था तो उस समय बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़ाए थे। आप लोगों को 70 क्वेश्चन मिले थे जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होते थे, जिसमें से मेरे 55 पढ़ाए हुए आए थे। तो बच्चों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, 95 तक % बच्चों का आया हुआ है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपका बहुत अच्छा प्लेलिस्ट में आपके जाएंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप इसे भी देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक आता है शिक्षण, यानी कि टीचिंग। टीचिंग है क्या? तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया यानी कि एक सोशल प्रोसेस है। इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड होती है, जैसे कि जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक या दार्शनिक परिस्थितियाँ होंगी वैसे ही उसी प्रकार की वहाँ की शिक्षण प्रक्रिया होती है, ये आप लोग मानते हैं। इसमें हम जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के दार्शनिक, संस्कृति और देश की सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण के अर्थ को हम समझेंगे। अगर हम इसे स्वरूप की बात करें तो शिक्षण के अर्थ को समझने के लिए 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला आपका है एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग ऑफ ऑटोक्रेसी। दूसरा है आपका लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ टीचिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और थर्ड है आपका हस्तक्षेपी शिक्षण का अर्थ। तो सबसे पहले हम एक तंत्र में शिक्षण के अर्थ को समझेंगे। एक तंत्र शिक्षण में आप समझ सकते हैं, एक तंत्र यानी वन वे है, यानी कि इसमें टीचर का प्रमुख रोल होता है और जो स्टूडेंट होता है वो गॉड होता है, यानी कि टीचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो शिक्षक है वो प्रधान होता है, यानी कि टीचर ओरिएंटेड है, और स्टूडेंट इसमें गॉड माना जाता है। इसमें टीचर जो कुछ भी पढ़ाता है बच्चा एज इट इज़ उसे अनुसरण कर लेता है। टीचर का बिल्कुल प्रभुत्व होता है। टीचर जैसा जैसा पढ़ाता है उसे बच्चा उसी तरह से उसको करते रहता है, यानी कि टीचर का उसमें रॉब होता है। टीचर के अलावा इसमें स्टूडेंट का कोई इंक्लूड नहीं होता, यानी कि ये बिल्कुल ही निष्क्रिय होते हैं। अगर हम बात करें आपका लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सक्रिय होते हैं, यानी कि इंटरेक्शन दोनों का होता है। अगर टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चा अनुक्रिया कर रहा है, और अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो टीचर उसका अनुक्रिया करता है, यानी कि दोनों का इंटरेक्शन होता है लोकतंत्र में, यानी कि डेमोक्रेसी में। अगर हम हस्तक्षेप शिक्षक की बात करें, शिक्षण की बात करें, तो इसमें जो स्टूडेंट है वही सक्रिय होता है और जो हमारा टीचर है वह फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि सिर्फ समझाने की बात करता है। इसमें जो स्टूडेंट है वो अपने विचार से कोई भी काम करता है, यानी कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि बच्चा अपने हिसाब से अपने कार्य को करे। एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टूडेंट का काम होता है। वो अपने विचार से, अपने बुद्धि से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता के अनुसार उस कार्य को करता है। तो ये तीनों हमारे शिक्षण के अर्थ माने गए हैं, यानी एकतंत्र, डेमोक्रेसी और आपका हस्तक्षेपी। इन तीनों के बाद हम देखते हैं कुछ परिभाषाओं को। ये आपको याद होनी चाहिए 4 से 5, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि शिक्षण के ऊपर तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली परिभाषा हम देख सकते हैं एक्सपर्ट के थ्रू। पहला है गेज ने लिखा है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। यानी कि ये जो हम टीचिंग करते हैं वो एक पारस्परिक प्रभाव पड़ता है दूसरे पर कि वो व्यक्ति कुछ वांछित परिवर्तन ला सके। अगर हम पढ़ाते हैं, बच्चा लर्न करता है तो उसमें कुछ अंतर आता है, कुछ परिवर्तन आता है। हम उसे मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, और अगर उसे अच्छी तरह समझ में आता है तो वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। दूसरा आपका है स्मिथ का। उन्होंने लिखा था कि शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यानी कि टीचिंग इज़ अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। इसका मतलब है कि अगर हम बिना उद्देश्य की टीचिंग करते हैं
तो हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता है, यानी बच्चे में कोई वांछित परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए हमें एक उद्देश्य को लेकर चलना चाहिए। ठीक है। थर्ड है आपका जेम्स एंड थाइन का। उन्होंने लिखा था कि समझ शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना, यानी कि आपकी जो लर्निंग है उसमें प्रमोशन करना, यानी ऑल टीचिंग इज़ अ प्रमोशन ऑफ लर्निंग। फिर आपका आता है क्लार्क। क्लार्क ने 1970 में कहा था कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि उसमें छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके, यानी कि वही स्वयं जो उन्होंने गेज ने कहा था कि वांछित परिवर्तन लाना चाहिए, तो ये हमारे क्लार्क ने कहा था। तो ये हमारी कुछ परिभाषाएं हैं, और भी कई परिभाषाएं हैं। जैसे आपके पास एस.पी. कुलश्रेष्ठ 1999 में इन्होंने कहा था कि इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण के कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार की क्रिया करता है और छात्रों के व्यवहार में आत्मीयता के साथ वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यानी कि हम जो शिक्षण करते हैं, जितने भी हम कार्य करते हैं, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होते हैं, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। तो उन सब क्रियाओं के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। हम ये नहीं है कि हम सिर्फ फॉर्मल स्टडी करते हैं या फॉर्मल ही लर्निंग कराते हैं, हम उसमें इनफॉर्मल भी और नॉन फॉर्मल भी स्टडी कराते हैं, तो उससे बच्चों में कुछ उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये हमारे कुलश्रेष्ठ ने कहा है। तो कुलश्रेष्ठ की बुक में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा था। इसके बाद से हमारा आपका डेफिनेशन हो गया, आपका मीनिंग हो गया। इसके बाद से हम उसकी देखेंगे प्रकृति, यानी कि उसका कैरेक्टर या नेचर। अगर हम कैरेक्टर और नेचर की बात करें तो शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली या व्यवस्थित बनाता है। अगर हम टीचिंग करते हैं तो उस क्रिया को इफ़ेक्टिव और ऑर्गेनाइज एक शिक्षण ही बनाता है, क्योंकि टीचिंग हमेशा एक सिस्टमैटिक होती है। टीचिंग हम जब करते हैं बिना उद्देश्य के नहीं करते, बिना गोल के नहीं करते। हम सबसे पहले एक गोल बनाते हैं। जब आप लेसन प्लान भी बनाते हो तो उसमें आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद से आप प्रेजेंटेशन आपका आता है। तो ये सब चीज़ें हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपने गोल को सेट कर सके और हमने जो मूल्यांकन कर रखा है, यानी कि जहाँ तक हमने उस सीमा, मतलब जो हमने बनाया है पाठ्य अपना, जो हमने निर्धारित किया है, उसको हम अचीव कर सकें और स्टूडेंट में वांछित परिवर्तन ला सकें। तो ये हम इसकी प्रकृति है। इसके बाद से मैं और भी उसका नेचर है, जैसे कि शिक्षण की समझ प्रक्रिया का आधार एक मनोविज्ञान है, क्योंकि बच्चों का मनोविज्ञान जानने के बाद ही हम टीचिंग करते हैं कि बच्चा कितना लर्न कर सकता है। हम 3rd क्लास के बच्चों के हिसाब से ही उसको पढ़ाएंगे। अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है तो 10th क्लास के हिसाब से उसकी योग्यता के हिसाब से ही हम उसको पढ़ाते हैं, यानी कि बच्चे के मनोविज्ञान के आधार पर ही हम जो भी हमारा गोल है उसको सेट करते हैं। इसके बाद से शिक्षण के 2 अंग होते हैं, एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला, यानी एक टीचर एक स्टूडेंट। इसके बाद से हमारा शिक्षण का जो एक मेन मकसद क्या होता है? ज्ञान प्रदान करना, ताकि बच्चों में वांछित परिवर्तन आ सके। फिर हमारा शिक्षण जो है एक मार्गदर्शन भी करता है। टीचर जो है जब टीचिंग करता है तो बच्चों का मार्गदर्शन करता है, उसे सही दिशा में लाने की कोशिश करता है। जो हमारी टीचिंग है वो क्रियाशील बनाए रखे, इसके लिए हम बहुत सारे क्रियाएं करते हैं। हम जैसे टीचिंग एड यूज़ करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं, कुछ फील्ड वर्क भी करते हैं, तो इससे भी बच्चों में क्रियाशीलता बढ़ती है। टीचिंग छात्रों में उत्सुकता जागृत करती है। अगर हम टीचिंग इफ़ेक्टिव बनाते हैं, बच्चों को हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों का फीडबैक अगर अच्छा आता है तो टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चा हमें जो मैं पढ़ाना चाह रहा है वो बच्चा उसी को समझ रहा है। इसके बाद से टीचिंग एक कला और विज्ञान दोनों है। कला इसलिए है क्योंकि पढ़ाना हर एक किसी की बात नहीं है। टीचर एक कला के द्वारा, टीचर में भी कला होती है पढ़ाने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बच्चे की, कि बच्चा उसको समझता है, टीचर को एक अपना आदर्श बना लेता है। और विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये सिस्टमैटिक रूल से आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम एक निर्धारित उद्देश्य के अनुसार ही बनता है। इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि शिक्षण एक कौशल युक्त है, जो कि आप देखते हैं माइक्रो टीचिंग में आप स्किल्स के द्वारा समझते हैं कि कौन कौन सा स्किल यूज़ करके आप टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसलिए शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है। और लास्ट में एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि शिक्षण में सांकेतिक, क्रियात्मक और शाब्दिक व्यवहार निहित होते हैं। सांकेतिक यानी कि हम जेस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, मैं ऐसे हाथ हिला रही हूँ, आपको कई बार आंखों से भी थोड़ा सा इफेक्ट करती हूँ, तो वो भी चीज़ें हमारी क्या जेस्टर्स है, हमारे सांकेतिक हम लोग आपको व्यवहार कर रहे हैं। जो क्रियात्मक है, हम कुछ करके दिखाते हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, वो भी हम करके बताते हैं, तो वो भी टीचिंग के अंदर ही इंक्लूड होता है। और फिर हमारा शाब्दिक यानी कि हम वर्बल भी आपको बता रहे हैं और नॉन वर्बल भी आपको बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें निहित होती है। तो ये तो था आपका प्रकृति और उसकी कैरेक्टराइजेशन।
इसके बाद से हम देखते हैं, इसमें एक आपको फिगर दिखेगा शिक्षण की प्रकृति और उसका तत्व। तो शिक्षण आपका है, इसमें आपका क्लासरूम है, बीच में आपने देखा है, बीच में आपका क्या है, टीचिंग है, उसी में आपका क्लासरूम है, यानी कि टीचिंग और क्लासरूम में ही टीचिंग होगी। उसके बाद से वो पूरा क्या विद्यालय है, और लास्ट में आपका समाज है, यानी कि आपका शिक्षण, समाज और स्कूल तीनों कंपोनेंट्स मिलके एक शिक्षण को पूर्ण करते हैं। ठीक है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। उसके बाद से आपका आता है लर्निंग, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन। ये तीन चीज़ आप देख रहे हैं, आपने एक मेरा आप ग्राफ में देख रहे होंगे। इसमें आपका जो टीचिंग है, यानी कि टीचिंग में ही इंस्ट्रक्शन आता है। जब मैं टीचिंग कर रही हूँ तो मैं इंस्ट्रक्ट करती हूँ, अनुदेश देती हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आपका मेरा इंस्ट्रक्शन और टीचिंग से ही जुड़ा आपका लर्निंग है, यानी कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, जो मैंने टीचिंग की, मैंने उद्देश्य जो निर्धारित किए उसको मैंने फुलफ़िल किया, तो बच्चा उसे लर्न कर रहा है या लर्निंग कर रहा है। तो ये भी आपको ग्राफ में दिख रहा होगा मेरे इसमें, तो आप स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद से आपका आता है एक और आपको पिक्चर मेरे इस पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें मैकडॉनल्ड ने कहा था कि ये बहुत सारे विभिन्न स्तर होते हैं जिसको मिला के टीचिंग कंप्लीट होती है। यानी कि आपका पाठ्यक्रम जो मुझे पढ़ाना है वो सिलेबस, उसके बाद से लर्निंग यानी कि स्टूडेंट लर्न कर रहा है, इंस्ट्रक्शन जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, और टीचिंग जो मैं टीचिंग कर रही हूँ। ये चारों मिलकर, जो कि आपका जॉन डीवी ने क्या कहा था, टीचर, स्टूडेंट और पाठ्यक्रम, ये तीनों यानी करिकुलम, ये तीनों के तीनों मिलके एक टीचिंग को प्रभावित करते हैं। यानी ये तीनों ही इंक्लूड किया जाता है तभी टीचिंग कंप्लीट होती है। तो इन सब चीज़ों का इंक्लूड मैकडॉनल्ड ने कहा था। इसके बाद से हमारा आता है टाइप ऑफ टीचिंग। टाइप ऑफ टीचिंग आपके बहुत सारे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर। अगर हम उद्देश्यों के आधार पर कहें तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आपका है ज्ञानात्मक शिक्षण यानी कि कॉग्निटिव, दूसरा आपका है भावात्मक शिक्षण यानी अफेक्टिव, और लास्ट आपका है साइकोमोटर यानी मनोगत्यात्मक शिक्षण। इसमें मैंने आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसको बहुत ही अच्छी तरह मैंने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर को डिस्क्राइब किया है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा मैं आपको सब कुछ बताती रहूँगी ताकि आपको रिवाइज भी होते रहे। इसमें जो आपका ज्ञानात्मक शिक्षण है, इसमें आपका क्या आता है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इफेक्टिव में आपका आता है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में आपका आता है करेक्टराइजेशन। इसके बाद से आपका आता है साइकोमोटर शिक्षण। इसमें आपका सबसे पहले आता है इम्पल्सन। इम्पल्सन मतलब उद्देश्य, किसी उद्देश्य को लेके चलना। उसके बाद से आता है मैनिपुलेशन, यानी कि उसमें कुछ जोड़ तोड़ करना, कुछ मैनिपुलेट करना। फिर आपका आता है कंट्रोल, हम कंट्रोल करना सीखते हैं। उसके बाद से आपका आता है कोऑर्डिनेशन, यानी हम कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो हमने सीखा है, जो हमने कंट्रोल करना सीखा है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि जब हम बाइक सीखते हैं तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या, हमें बाइक सीखना है। उसके बाद से हम आते हैं मैनिपुलेट, यानी कि हमें बता दिया गया कि ऐसे ऐसे क्लच होता है, और उसके बाद से वो बच्चा क्या जानता है, बच्चा जानता है कि उसमें कैसे कैसे मुझे चलाना है, मैनिपुलेट करता है, कुछ जोड़ तोड़ करता है, अपने हिसाब से चलाना सीखता है। उसके बाद से हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं, बाइक के हैंडल पर हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं। उसके बाद से हम कोऑर्डिनेट करना, यानी कि आपको आपके हाथ के और हैंडल में कोऑर्डिनेट करना सीख लिया है। फिर हमारे वो नेचर में, यानी नेचुरलाइजेशन हो जाता है, हमारे नेचर में आ जाता है। हमें बाइक का क्लच बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से वो हमारे नेचर में आ गया, हम चला लेते हैं। और फिर हमारा वो हैबिट फॉर्मेशन बन जाता है, यानी लास्ट में हमारे वो आदत में वो आ जाता है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये क्लच कहाँ दबाना है, कहाँ नहीं दबाना, वो हमारे हैबिट में आ जाता है। जैसे हम हाथ धो के ही खाना खाते, वो हमारे हैबिट में आ गया है। तो ये सब चीज़ें हमारी साइकोमोटर, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, जो गांधी जी ने बताया 3H, हेड, हार्ट और हैंड, तो ये भी यही हमारा आपका जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर है उससे ही रिलेट करता है। जब हमारा गांधी जी ने 3H दिया था, उसके बाद से ही ब्लूम टेक्सोनॉमी आया, जो कि बेस ब्लूम ने, उन्होंने यही कहा कि कॉग्निटिव जो हमारी पढ़ाई है उसमें भी आपका कॉग्निटिव यानी कि ज्ञान, यानी दिमाग से, माइंड से होना चाहिए, यानी कि हेड से। फिर इफेक्टिव हमारे इमोशन से भी जुड़ा होना चाहिए, यानी कि आपके हार्ट से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद से हमारा जो क्रिया है, जो हमारी हैंड की मूवमेंट्स हैं, वो भी हमारे से जुड़ी होनी चाहिए। यानी इन तीनों का समीक्षण करने के बाद ही बच्चा अपने पढ़ाई को, यानी कि अपने जितने भी पढ़ाई करता है उसको स्थिर कर पाता है, उसमें अच्छी तरह आगे बढ़ पाता है।
तो ये तो हमारा था उद्देश्य के आधार पर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, एक आप याद रखेंगे। इसके बाद से हमारा आता है शिक्षण के स्तर के आधार पर। शिक्षण के स्तर भी मैं बता चुकी हूँ। इसमें आपका सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, जो कि लोएस्ट लेवल होता है। उसके बाद से आता है बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, और लास्ट आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है। स्मृति स्तर की बात करें तो इसे हर्बर्ट ने दिया था, और स्मृति स्तर ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ नॉलेज गेन करता है, यानी कि हम सिर्फ रटाने की बात करते हैं। बच्चे को हम सिर्फ बता देते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं, बच्चे को क्वेश्चन आंसर रटा देते हैं, टेबल रटा देते। ये हमारे मेमोरी लेवल में, जो कि स्टूडेंट छोटे बच्चों को दिया जाता है। बच्चे जो टीचर ने बताया वो बच्चे ने ज्ञान को अनुसरण कर लिया। रिकॉल करना, ये पहचानना, ये सब चीज़ें आपके स्मृति स्तर में आता है। इसमें जो आपका है टीचर का इसमें आपका टीचर का मेन रोल होता है। अगर हम बात करें बोध स्तर की, तो बोध स्तर में टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही रोल होता है, पर इसमें भी टीचर का ही मेन रोल होता है, क्योंकि टीचर ही समझाता है। अभी बच्चा इतना नहीं समझ गया है कि अपने आप से समझ सके। अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर उसे सपोर्ट करता है और बच्चा उसे समझता है। कोई भी टॉपिक होता है, बच्चे को समझाया जाता है, वो बच्चा अब अंडरस्टैंड करने लगता है। उसके बाद से रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, और जो टीचर उसमें फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि बच्चा अपना विचार करने लगा। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे आप लोग हैं, वो अपने चिंतन के अनुसार यानी कि अपने विचार से ही क्वेश्चन को डेवलप करते हैं, आंसर्स को डेवलप करके रिसर्च करते हैं। ये सब चिंतन लेवल में आता है। तो ये सबसे पहले आपका स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया था, बोध स्तर आपका मॉरिसन ने दिया था, और चिंतन स्तर आपका हंट ने दिया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। कई बार इसका ये भी पूछ लेता है कि किसने दिया है इस स्तर को। इसके बाद से हम बात करें तो थर्ड आपका है शासन प्रणाली के आधार पर। अगर हम शासन प्रणाली के आधार पर बात करें तो मैंने जो आपको पहले बताया ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज़र फेयर, वही होता है। जैसे यानी एक तंत्रीय में आपका टीचर मेन है, लोकतंत्र में आपका स्टूडेंट और टीचर दोनों में इंट्रैक्शन होता है, दोनों में संबंध होता है। और थर्ड जो लेज़र फेयर है यानी कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण है, उसमें आपके स्टूडेंट को छोड़ दिया जाता है, मुक्त छोड़ दिया जाता है, और बच्चा अपने आप से, उसको एक कठिनाई दी जाती है और बच्चा अपने कठिनाई स्तर को समझकर उसको कंप्लीट करता है, उस स्तर को कंप्लीट करता है। इसके बाद से हमारा आता है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, यानी स्वरूप के आधार पर अगर हम देखें तो आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है वर्णनात्मक शिक्षण, दूसरा आपका निदानात्मक शिक्षण, और थर्ड है आपका उपचारात्मक शिक्षण। अगर हम वर्णनात्मक शिक्षण की बात करें तो यानी कि हमारा लेक्चर मेथड, हम कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करें एज इट इज़, जैसे कि लेसन को मैंने पढ़ाया एज इट इज़, हमने आपको समझा दिया, डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद से डायग्नोसिस, जितने बच्चों की कठिनाई स्तर है उसको समझकर टीचर उसमें सुधार करता है, वो आपका डायग्नोस्टिक है। यानी कि बच्चे को मैंने लेसन पढ़ा दिया, उसके बाद से जहाँ जहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है उसको मैंने समझा, उसकी कठिनाई स्तर को समझा, उसके बाद से मैंने उसमें सुधार किया, वो डायग्नोस्टिक शिक्षण होता है। इसके बाद जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, यानी कि मैंने जो टीचिंग की है उसमें क्या क्या कमी रह गई है, उसमें उपचार करने के बाद, यानी उसमें अपने में और बच्चों में दोनों में सुधार करने में कुछ नई स्ट्रेटजीज़ को लाकर, कुछ नई टेक्निक्स को लाकर उसमें उपचार किया जाता है, वो रेमेडियल कहलाता है। तो ये चीज़ों भी आपकी है, स्वरूप के आधार पर आ गया। फिर आपका आता है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। अगर हम शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर कहें तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंटेशन, यानी हम किसी चीज़ को कैसे, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद से हम डेमोस्ट्रेट करते हैं, और लास्ट में हम एक्शन करते हैं यानी कार्य करते हैं। पहला प्रस्तुतिकरण, फिर प्रदर्शन, और फिर आपका कार्य करना यानी कि एक्शन होता है। अब हम देखते हैं शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर। अगर व्यवस्था के आधार पर देखें तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल जो आपका स्कूलिंग होती है, जैसे कि बिल्कुल निर्धारित समय, निर्धारित अवधि, निर्धारित पाठ्यक्रम, ये सब चीज़ें होती हैं। हर एक चीज़ एक टाइम से होता है। अगर हम अनौपचारिक बात करें, नॉन फॉर्मल की बात करें तो नॉन फॉर्मल हम कहीं भी सीख सकते हैं, जो कि हम घर में सीखते हैं। घर से हम कई चीज़ें सीख के आते हैं, बच्चों हर चीज़ें हम बाहर ही सीख लेते हैं, कई स्किल्स को हम लोग बाहर सीखते हैं, वो भी नॉन फॉर्मल में आता है। फिर हमारा इनफॉर्मल होता है, जैसे दूरस्थ शिक्षा जो हमने ऑनलाइन पढ़ ली, ऑनलाइन से हमने गेन कर लिया, वो हमारी इनफॉर्मल स्टडीज़ में आता है। तो ये सब चीज़ें भी हमारी शिक्षण के अंतर्गत आती है। इसके बाद से हम देखते हैं कुछ क्रियाएं भी होती हैं, मेंटल क्रियाएं होती हैं। अगर हम अधिगम कर रहे हैं तो कुछ मेंटली भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग। लर्निंग में कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है मेंटल प्रोसेस? तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन करना। फिर हमारा आता है व्याख्या, यानी इंटरप्रिटेशन करना, पूरा समझाना, लेक्चर देना। सिलेक्शन करना, इंसाइट यानी अपने सूझ से
कोई काम करना, क्रिएशन नई चीज़ें क्रिएट करना, फिर क्रिटिसाइज़ करना, क्या कमी है, क्या सही है, क्या गुण है, क्या दोष है, क्रिटिसाइज़ करना। ये जो अधिगम है वो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे अधिगम को प्रभावशाली बनाता है, इसको प्रभावशाली बनाने में सहायक भी होता है। तो ये हमारी लर्निंग प्रोसेस में आता है। इसके बाद से हमारा आता है, एक आप पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें भी देखिए आप, टीचर स्टूडेंट वातावरण बहुत ही मायने करता है कि एक स्कूल का वातावरण कैसा है, उसमें टीचर स्टूडेंट, उसकी परिस्थितियाँ कैसी है, वो बच्चे के शिक्षण यानी कि उसके अधिगम में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पे उसका वातावरण, उसका यानी कि माहौल, उसकी परिस्थितियाँ, ये सब चीज़ इंक्लूड होती है, तभी बच्चा अधिगम कर पाता है। इसके बाद से हम देखते हैं शिक्षण के चर यानी कि वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो सबसे पहला है स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है आपका आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, और लास्ट है आपका हस्तक्षेप चर यानी कि इंटरवेनिंग वेरिएबल। अगर हम स्वतंत्र चर की बात करें तो इसमें इस प्रक्रिया में शिक्षक मेन होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, बच्चों को क्या देता है, बच्चों को डायरेक्शन देता है, छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ये एक टीचर का काम होता है, क्योंकि स्वतंत्र चर हमारा टीचर है, उसको किसी को बताना नहीं है, स्टूडेंट उसे नहीं बताएगा हमें क्या पढ़ाना है, टीचर खुद बताता है कि बच्चे को क्या करना है। इसके बाद से आपका आता है आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। इस प्रक्रिया में छात्र को आश्रित चर की संज्ञा दी गई है। इसमें क्योंकि शिक्षण जो प्रक्रिया है इसमें नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना होता है, यानी कि जो स्टूडेंट है वो टीचर पे डिपेंड होता है। ठीक है। फिर आपका आता है हस्तक्षेप चर यानी कि इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसमें जो आपका पाठ्यवस्तु है, शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण युक्तियाँ, जो जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, शिक्षण व्यू है या शिक्षण व्यू रचनाएं हैं, ये सब के सब हमारे हस्तक्षेप चर के वर्ग में आता है। तो ये तो आपका ये सभी मिलकर ये जो चर हैं, ये जो तीनों चर है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर, ये तीनों मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हमारे शिक्षण के स्तर है, इसे भी याद करेंगे आप ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद से हम देखते हैं फेजेस यानी कि शिक्षण की अवस्थाएं और क्रियाएं, फेजेस एंड ऑपरेशन ऑफ टीचिंग। अगर हम, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पूछा जाता है कितने फेजेस हैं, उसको फेजेस भी बोल सकते हैं, स्टेजेस भी बोल सकते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार स्टेजेस पूछ लेता है, कई बार फेजेस पूछ लेता है। जो हमारा स्तर है वो लेवल है और ये हमारा स्टेजेस है, इसको आप अलग अलग है, इसे आप वो स्तर है, लेवल है, उसमें भी स्टेजेस का भी बोल देता है, पर यह है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहला स्टेज आपका है पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि प्री एक्टिव स्टेज, दूसरा है आपका इंटरएक्टिव स्टेज यानी कि अंतर प्रक्रिया अवस्था, और थर्ड है आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज यानी उत्तर क्रिया अवस्था। अगर हम पूर्व क्रिया अवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की एक योजना बनाता है, जो हम पढ़ने की तैयारी करता है। यानी कि जैसे हम क्लास में जाते हैं उससे पहले हम एक योजना बनाते हैं, आप लेसन प्लान बनाते हैं, वो हमारी एक क्या है, योजना है कि हमें कैसे कैसे पढ़ाना है, बच्चे को हमें आज कितना पढ़ाना है। हमने हमने क्या बनाया, एक योजना बनाई है, एक पाठ्य योजना बनाई है, जिसके अनुसार ही हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पूर्व क्रिया अवस्था में सबसे पहली अवस्था जो होती है, इसमें हम योजना बनाते हैं। इस व्यवस्था में सभी क्रियाएँ आती है जो शिक्षक कक्षा के जाने से पूर्व करता है, इसे आप याद रखेंगे। वो सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है, इसे हम टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे, टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं। इसके बाद से आपका आता है इंटरएक्टिव स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज वह अवस्था है जिसमें सभी क्रियाएं समावेशित होती है जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्यवस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। यानी कि जितनी देर मैं क्लासरूम में हूँ वो हमारा इंटरएक्टिव स्टेज होता है। यानी कि इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा के आमने सामने होते हैं। इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है, उत्तर सुनाता है और साथ ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भी प्रयास करता है। इसे आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, दोनों आमने सामने होते हैं, यानी कि शिक्षक और स्टूडेंट दोनों आमने सामने होते हैं। हम जब प्रवेश करते हैं
जो प्रवेश करते हैं उस समय से लेकर पाठ्य वस्तु के प्रस्तुत करने के समय तक उसमें ये हमारी अंतर प्रक्रिया अवस्था रहती है। इसके बाद से हमारा लास्ट है उत्तर क्रिया अवस्था, यानी कि पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट मतलब जो ख़त्म हो गया, पोस्ट बोलते हैं ना, पोस्ट हो गया। तो पोस्ट एक्टिव स्टेज में हम इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षण सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है। यानी कि शिक्षक जब क्लास में ख़त्म कर लेता है, पढ़ा लेता है, उसके बाद से अपना और बच्चों का मूल्यांकन करता है, वो हमारा उत्तर क्रिया अवस्था होती है। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्य के आधार पर ही किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्य के आधार पर ही, जो मैं उद्देश्य लेके चली हूँ उसी का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है और मूल्यांकन करके शिक्षक ये जानने का प्रयास करता है कि उसे कक्षा में कुछ पढ़ाया है उसका प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा और उनके व्यवहारों में किस सीमा तक परिवर्तन आया है। ये सब चीज़ें भी आपकी उत्तर क्रियावस्था में आएगा। तो ये तो हमारी स्टेजेस थे, प्री, इंटर और पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब आप समझ गए हैं कि प्री एक्टिव स्टेज में क्या है। आपका सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ गोल्स, फिर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फिर सीक्वेंसिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेंट, यानी पाठ्यवस्तु के अवयव का क्रमबद्ध व्यवस्था, ये भी आप करते हैं आप सबसे क्लास में जाने से पहले। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, यानी कि शिक्षण व्यू रचनाओं का वितरण करना, ये सब चीज़ें हैं। फिर हमारा ये सब चीज़ें जो हमारी ये क्या है, प्री एक्टिव स्टेज में है। जब हम इंटरएक्टिव स्टेज में जाते हैं तो इसमें आपका कक्षा का आकार की अनुभूति होती है, यानी कि जब जैसे आप क्लास में गए आपने देख लिया आपका कक्षा क्या आकार है, बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे नहीं सपोर्ट करेंगे, बच्चे कैसा बिहेव करेंगे, बच्चे क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि नहीं है। आप जाते ही पहले एक मूल्यांकन कर लेते हैं, एक बार हम ऐसे नज़र घुमा लेते हैं कि क्लास में जाने के बाद से ही नज़र घुमा लेते हैं। फिर उसके बाद से छात्रों का निदान करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी इंटरैक्टिव में आती हैं। फिर हम अनुक्रियाएं करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी इंटरैक्टिव में आती हैं। फिर हमारा आता है जो हमारा लास्ट आपका है उत्तर क्रिया, उसमें आपका शिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन की परिभाषा लिखी जाएगी, मूल्यांकन उपयुक्त प्रविधियों का चयन किया जाएगा, जो भी मैंने स्ट्रैटेजीज़ बताई, नीतियाँ बताई, इसमें परिवर्तन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके इसमें आएगा। इसके बाद से हमारा देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसमें आपका मेन क्या होता है, बालक के व्यवहार में बदलाव लाना। इसमें आपके कई चीज़ें हैं, इस सिद्धांतों को हमने कई वर्गों में बांटा है। सबसे पहले हमारा है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा, यानी कि सबसे पहला इसका सिद्धांत होगा वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। यानी जब इस प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ही संपन्न करनी चाहिए, कोई भी परिस्थिति है यानी समाज से रिलेट होनी चाहिए। इसलिए छात्र को शिक्षण के माध्यम से जो कुछ भी सिखाया जाए वो वास्तविक जीवन से अलग या दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा मात्र एक आइडियल हो तो वो निर्जीव से बेकार सा लगता है। इसलिए शिक्षा बालक को प्रभावी सामाजिक वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होनी चाहिए, जिससे बालक भविष्य में सामाजिक चुनौतियों का सामना कर सके। ये नहीं कि बच्चा जानता ही नहीं है, सिर्फ रट के चला गया है। रटना नहीं है, बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ना है, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि वो क्या पढ़ रहा है। हम जिस विषय को पढ़ाना चाहते हैं उसे बालक को वास्तविक जीवन से संबंधित करना चाहिए, ये मेन मकसद होता है। फिर हमारा एक दूसरा पॉइंट आ सकता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, जिससे समय और श्रम दोनों बचता है। अगर हम एक निश्चित ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं तो समय और श्रम, यानी हमारी जो मेहनत है और जो हमारा समय है, दोनों का सदुपयोग हो जाता है। निश्चित उद्देश्य शिक्षक को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्य करने और छात्रों को सफलतापूर्व पढ़ने में मदद करता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड आपका है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। बिना नियोजन के कोई टीचिंग नहीं हो सकती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण से पूर्व विषय वस्तु, उसको प्रस्तुत करने का ढंग, शिक्षण में संभावित समस्याओं का समाधान आदि के पहले से ही सुनिश्चित कर ले। जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारा जो कंटेंट है उसे कैसे प्रेजेंट किया जाए, उसे उन जो भी कोई समस्या आ रही है उसको कैसे समाधान करना है, उससे पहले ही रूबरू हो जाए, ताकि कोई परेशानी ना आए। ठीक है। फिर आपका आता है बाल केंद्रित सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करें तो ये सही बात है कि बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ होता है छात्रों की योग्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर
शिक्षण क्रियाओं का नियोजन करना। इस सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक, एक फैसिलिटेटर का काम करती है और सलाहकार या दर्शक के रूप में होती है। इसमें शिक्षक बालक की उतनी ही सहायता करता है जितनी उसे ज़रूरत है। यानी कि बच्चे को ये नहीं कि करके दे दिया बच्चा कर लिया, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा खुद करेगा, बस उसकी सहायता करनी है, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है। नेक्स्ट आपका आता है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध के सिद्धांत में हम कह सकते हैं किसी भी विषय को जब भी हम पढ़ाएं उसका संबंध विभिन्न विषयों के साथ स्पष्ट किया जाए। कई बार होता है ना, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से रिलेट करके भी पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को ज्योग्राफी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। कई बार हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो उसमें हम कई चीज़ें इंक्लूड करते हैं, यानी कि हम चाहे सामाजिक वातावरण से संबंधित कुछ भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो उससे भी रिलेट करते हैं, तो उससे भी बच्चों का क्या होता है, समझ में आता है कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। एक विषय को दूसरे विषय से सहसंबंध स्थापित करने के अनुसिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि संपूर्ण ज्ञान अपनी प्रकृति के अनुसार समन्वित एवं समग्र रूप रखा है, यानी कि सबको कोरिलेट करते हुए चलना है। इसके बाद से हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी कि चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत में आप जानते हैं कि समय और विषय वस्तु, इस बात का ध्यान देना चाहिए। इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक के उद्देश्य निश्चित कर लेने के पश्चात इस बात का ध्यान देना चाहिए कि समय के अंतर्गत ही विषय वस्तु को समाप्त कर लें। ये नहीं कि एग्ज़ाम होने वाला उससे पहले कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको समय के अंतर्गत ही विषय वस्तु को समाप्त कर लें। इसके लिए चयन का सिद्धांत एक यह निर्देश देता है कि शिक्षण हेतु केवल उन तथ्यों या विषयों का चयन किया जाए जिनका पढ़ना उद्देश्य के अनुसार अभिष्ट है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें तारतम्य का अभाव ना रहे और चयन की कहीं भी कठिन तत्व ना टूट पाए। तो ये सब चीज़ों के चयन के सिद्धांत में जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी विषय का तो उसे हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। ये आप सभी जानते हैं कि हर एक बच्चा इंडिविजुअल है, हर एक बच्चे में भिन्नता होती है, सभी छात्र एक समान नहीं होते हैं, उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह छात्रों के व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करें, जिससे छात्र अपनी क्षमता एवं दक्षता का अधिकतम विकास कर सके, यानी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सके। नेक्स्ट आपका आता है पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्री एक्सपीरियंस, यानी कि पूर्व अनुभव का ऐसा साधन होता है जिस पर नवीन ज्ञान का ढांचा मजबूती और सुरक्षा का साथ खड़ा किया जा सकता है। अगर बच्चे का पूर्व अनुभव ना देखें और हम पढ़ाते जाएं तो बच्चे के सर पे से निकल जाएगा। तो बच्चे को पूर्व ज्ञान से संबंधित नवीन ज्ञान देना चाहिए। इसलिए शिक्षक को शिक्षण प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम सबसे पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान को एवं अनुभव की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। फिर उन्हीं पूर्व अनुभव के जानकारी के बाद नवीन ज्ञान को जोड़ना चाहिए ताकि बच्चे उसे अच्छी तरह स्पष्ट समझ सके। एक तो बालक के पूर्व व्यवहार को पता चल जाता है और दूसरा नवीन ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान भी उसे मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती है। फिर हम बात करें इसमें आपका और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत। रूसो ने भी बालक की क्रियाशीलता पर बहुत बल दिया है। फ्रोबेल ने कहा था करके सीखना अधिगम की सर्वोत्तम विधि है। तो ये सब चीज़ें भी आप याद रखें, फ्रोबेल ने लिखा था करके सीखना अधिगम की सर्वोत्तम विधि, ये आपको याद रखनी चाहिए। रूसो ने कहा था बालक की क्रियाशीलता पर बल दिया गया है। ये सब चीज़ें भी कई बार कोटेशन में पूछ लेता है। फिर इसमें एक मेन चीज़ और है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। कभी भी कोई भी शिक्षण कठोर नियम से नहीं होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि समय के अनुसार फ्लेक्सिबल बन जाए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यह शिक्षक की कलात्मक क्षमता, योग्यता और दक्षता पर निर्भर होता है कि वह अपने पाठ्यक्रम को कैसा बनाता है। इसलिए शिक्षण को कभी कठोर नियम से आबद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिश्रित प्रक्रिया है जिसमें लचीलेपन इसको रुचिकर, प्रेरक और उत्साहवर्धक बना सकता है। ठीक है। फिर हमारा आता है आपका शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अगर हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रिइंफोर्समेंट। इसमें आप देखते हैं कि हमारा जो फीडबैक है मेन है। अगर हम कोई टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें फीडबैक ना मिले तो वो टीचिंग बेकार है।
मैंने जैसा मूल्यांकन किया है, मैंने जो उद्देश्य बना के चला है, मैं जो भी गोल बनाया है वो मैं बना के चल रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा उसमें उसी को समझे जो मैंने समझाना चाहती हूँ, और उसका फीडबैक हमें मिल जाता है तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि टीचर ने जो पढ़ाया वो बच्चे को समझ में आया। जैसे आप लोग एग्ज़ाम होता है और मैंने पेपर बनाया और एज इट इज़ पेपर आ जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। तो ये सब चीज़ें क्या, ये मेरा फीडबैक आप लोग की तरफ से जो मिलता है वो होना ज़रूरी होता है, वो मनोवैज्ञानिक है। इसमें बालक की मानसिक रूप से इस बात को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है कि सही उत्तर तक पहुँच जाए। अगर वह सही उत्तर तक बता दे तो उसे भविष्य हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसमें सकारात्मक पुनर्वलन जैसे प्रशंसा करना, हम लोग प्रेज़ करते हैं, पुरस्कार देते हैं, प्रमाण पत्र देना, इसी प्रकार के अन्य प्रोत्साहित करने के उपाय दिए जाते हैं। इस प्रकार पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि नकारात्मक पुनर्वलन न दे, किसी भी बच्चे को नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं देना चाहिए। इसी के साथ एक प्रतिपुष्टि भी जुड़ी है। इसमें प्रतिपुष्टि सदैव पुनर्वलन पर आधारित होती है, यानी कि हमेशा जो फीडबैक होता है वो रेनफोर्समेंट पर आधारित होता है। अगर हम रेनफोर्समेंट देते हैं तो प्रतिपुष्टि हमेशा अच्छी मिलती है। प्रतिपुष्टि और पुनर्वलन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद से आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। आगे हम अभिप्रेरणा और रुचि की बात करें तो शिक्षण का यह सिद्धांत मनोविज्ञान के अधिगम का मेरुदंड है, यानी कि ये मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जिसमें शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में छात्र के विषय वस्तु के प्रति अभिप्रेरित करना और रुचि उत्पन्न करना शिक्षक के लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है। अगर मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही हूँ, उसमें इंटरेस्ट नहीं जगा पा रही हूँ, तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। ये एक चुनौती होती है टीचर के लिए कि वो अपना जो उद्देश्य लेके चल रहा है वो बच्चों के लिए फुलफिल हो जाए। इसलिए शिक्षक को ऐसी शिक्षण योजना बनानी चाहिए जिससे छात्रों की अभिप्रेरणा और रुचि का प्रबंध हो। रुचि और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने और अधिगम प्रदान करने के लिए सिद्धांत की कुंजी है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। इसमें आपका सहानुभूति या एवं सहयोग का सिद्धांत। इसमें आप देखते हैं शिक्षक अगर सिंपैथी है, उसमें सिंपैथी है, कोऑपरेशन की भावना है, तो बच्चे अपनी बात आराम से कह पाते हैं। अगर टीचर आपका भावनाओं को ना समझे तो आप उन्हें नहीं बता सकते कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है। सिर्फ एक वन वे टॉकिंग हो, वन वे टीचिंग हो, सिर्फ टीचर ही बोल रहा है, बच्चा सुन रहा है, अनुसरण कर रहा है, एज इट इज़ जो टीचर बता रहा है उसे लिख ले रहा है, तो उससे बच्चे और टीचर में इंटरेक्शन नहीं होता है। इसलिए आपका क्या होता है कि सहानुभूति होनी चाहिए, टीचर में भी सहानुभूति होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को समझ सके, और कोऑपरेशन की भावना भी होनी चाहिए, सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। जहाँ बच्चे को ज़रूरत पड़े वो टीचर से अपनी बात कह सके, इसकी भी इसमें इस सिद्धांत में कहा गया है। इसमें आप देखते हैं कि जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं बच्चों के अंतर्गत या बच्चे या टीचर के अंतर्गत, उसको दूर करने में अगर हम टीचर में सिंपैथी और कोऑपरेशन है तो हमें ये सहायक होता है कठिनाइयों को दूर करने में। शिक्षक और छात्र परस्पर एक दूसरे को समझते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ सक्रिय और सहानुभूति सहयोग रखते हुए उनकी मुश्किलों को सरल बनाकर अधिक प्रोत्साहन और वह अमूल्य सुझाव देता है। कोई रुपए तो लेता नहीं है वो आपसे, वो आपको बताता है, कोऑपरेट करता है कि हाँ नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शन भी देता है और आपको कोऑपरेट भी करता है। तो ये सब चीज़ें भी आपकी मनोविज्ञान सिद्धांत में आएगा। फिर आपका आता है तत्परता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, यानी कि थॉर्नडाइक का क्या है, तत्परता, तत्पर होना चाहिए। तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास और मानसिक विकास का संबंध होता है। अतः शिक्षक को शिक्षण के समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बालक मानसिक रूप से शिक्षण विषय वस्तु को सीखने के लिए तैयार है या नहीं। बालक की तत्परता का ध्यान रखकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद से आपका आता है स्व अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मकता का सिद्धांत। इसमें आपका जो आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, शिक्षा के प्रत्येक अवस्था में शिक्षण के द्वारा छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होना चाहिए, यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। शिक्षण में छात्रों के प्रभावपूर्ण स्व अभिव्यक्ति के ऐसे मौके दिए जाने चाहिए जिससे कि उनकी छिपी हुई योग्यता, अन्वेषण की प्रकृति, क्षमता, स्व अभिव्यक्ति में नवीनता आदि गुणों का विकास हो सके। तो ये सब चीज़ें आपके स्व अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता के सिद्धांत में आएगा। इसके बाद से आपका आता है ग्रुप डायनेमिक, यानी कि समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत।
इसमें छात्र समूह में अच्छी तरह से सीख लेते हैं, ये आप समझ रहे होंगे टॉपिक के इससे ही। इसमें शिक्षक को शिक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी एक छात्र के लिए शिक्षण नहीं कर रहा है, वह पूरे समूह के लिए शिक्षण कार्य कर रहा है। इसलिए उसमें समूह गत्यात्मक की मानसिकता अवश्य होनी चाहिए, यानी कि डायनेमिक होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, यानी कि स्व अधिगम का सिद्धांत। इसमें आप समझ सकते हैं कि वह अपने शिक्षण के द्वारा छात्रों में इस प्रकार की मानसिकता का विकास करे कि छात्र स्वतः ही सीखने की आदत विकसित कर ले। ठीक है, इसमें स्वयं ही स्वाध्याय की मानसिकता विकसित हो जाती है। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंस, यानी ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। इसमें जो ज्ञानेंद्रिय है उसे हम ज्ञान का द्वार कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही किसी भी प्रकार का अधिगम को जाना या समझा जाता है। ज्ञानेंद्र के माध्यम से ही छात्र प्रारंभ में बहुत चीज़ों के बारे में बिना बताए ही जान जाता है। ज्ञानेंद्र के आधार पर ही पहचान करना, विभेदीकरण करना यानी डिस्क्रिमिनेट करना, प्रयोग करना और सामान्यीकरण करना सीख जाता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षण के समय छात्रों की ज्ञानेंद्र का आधार बनाए। इसलिए जितने भी हम टीचिंग एड्स बनाते हैं उसमें हम क्या चार्ट्स का यूज़ करते हैं और बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ करते हैं, हम प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ सब सक्रिय होती है और बच्चे को जल्दी याद आता है। जैसे कि आपका एडगर डेल ने क्या कहा था, अपने अनुभव शंकु में कहा था कि जब बच्चा पढ़ता है तो जब वो बच्चा पढ़ लेता है तो सिर्फ 10% ही याद रहता है, पर जब वो लिख लेता है तो वो 90% याद हो जाए, यानी कि उसको ध्यान में रहता है। तो यानी 90% याद करने के लिए आपको लिखना ज़रूरी है। पढ़ने के बाद अगर आप लिख लेते हैं तो वो स्थायी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आप ज्ञानेंद्रिय के प्रशिक्षण के अंतर्गत भी आता है। इसके बाद से आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इस शिक्षण कार्य में मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं को पूरा ध्यान रखता है और इसका पूरा ज्ञान रखता है। इसलिए शिक्षक प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक आदि समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है। शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत को अपनाकर सभी छात्रों को विषय वस्तु को सिखा सकता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से हमारा आता है मैगज़िम्स बहुत ज़रूरी है। आप लोग का शिक्षण सूत्र, हिंदी में शिक्षण सूत्र बोलते हैं, ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप लोग लिख भी लेंगे, नोट्स बना लेंगे सबसे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। कई बार उल्टा दे देता है। अगर मैं पहला मैगज़ीम आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो आप उसमें दे देगा अननोन से नोन, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये तो था, पर आपको ध्यान में रहना है। मैगज़ीम्स आपको ज़रूर याद होना चाहिए। पहला मैगज़ीम आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में छात्र अपने पूर्व अर्जित ज्ञान एवं अनुभव को नए ज्ञान और अनुभव से जोड़ना चाहता है। ज्ञान जो बच्चे को ज्ञात है, जो बच्चे को पता है, उससे हम अज्ञात की तरफ जाते हैं। फिर हमारा दूसरा मैगज़ीम है सरल से कठिन की ओर, यानी कि छात्रों को यदि सर्वप्रथम सरल तथ्यों का ज्ञान प्रदान किया जाए तो निश्चय ही इसके आधार पर छात्रों को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ सरल यानी सिंपल चीज़ बताते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करते हैं तो बच्चा अच्छी तरह समझ लेता है। जब हम पहले 1 2 सिखाते हैं, उसके बाद से स्पेलिंग सिखाते हैं, उसके बाद से हम प्लस माइनस सिखाते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, तो इससे बच्चा सरल से कठिन तरफ चले जाता है। फिर आपका आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि सीन टू अनसीन, जिसमें जो वस्तुएं या घटनाएं छात्रों के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष ढंग से मौजूद होती है, उसका ज्ञान छात्र को सरलतापूर्वक हो जाता है। यदि किसी विषय वस्तु का ज्ञान करने हेतु छात्रों को विशेष रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान किया जाए तो निश्चय ही इसे वह उस विषय वस्तु के पूर्ण ज्ञान से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट ही आप देख सकते हैं। इसके बाद से अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये आप ध्यान में रखेंगे। इनडेफिनेट से डेफिनेट तक, यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर छात्र का मस्तिष्क अपने वातावरण के संपर्क में अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। जिस प्रकार एक अन्वेषक यानी खोज करने वाला अनिश्चित तथ्य के आधार पर निश्चित तथ्यों की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार छात्र का मस्तिष्क कार्यशील रहता है। छात्र सीखने से प्रथम अवस्था में अनिश्चय की दिशा में रहता है। यानी जब आप क्लास में आते हो, जो छोटा बच्चा है उसे कुछ नहीं पता है, वो कोई निश्चित करके नहीं आया है, तो फिर वो धीरे धीरे निश्चित कार्य करता है। ठीक है ना। इस अवस्था के उपरांत निश्चय की स्थिति पहुंचता है और इस शिक्षण सूत्र के अनुसार शिक्षण के द्वारा
उस अनिश्चित ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान किया जाता है, जिससे वह छात्रों के पूर्ण रूप से विभिन्न तथ्यों का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे वो परिपक्व होता है, नए नए अनुभव मिलते हैं, वह स्पष्ट करना सीख जाता है, निश्चित विचारों को स्वीकार करने लगता है। तो ये सब चीज़ें आपकी अनिश्चित से निश्चित की ओर आता है। ये आपका मैक्सिम है। फिर आपका आता है नेक्स्ट मैक्सिम आपका है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर। कंक्रीट मतलब यानी कि जो चीज़ें आपको पता है, जो चीज़ें आपको पता है, यानी छात्र सीखने के क्रम में सबसे पहले मूर्त वस्तुओं को देखता है, यानी जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, जो स्थूल होती हैं। फिर क्रियाओं का अनुभव भी करता है। तत्पश्चात इसके बाद ही उस संबंध में जो शब्द है या अन्य बातें हैं उसे सीखता है। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत जो शिक्षक है छात्र को सर्वप्रथम विषय वस्तु का मूर्त ज्ञान प्रदान करता है, जिससे छात्रों को पूर्ण रूप से अमूर्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर आपका मैक्सिम आता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की यानी कि होल टू पार्ट, जो आपका गेस्टॉल्ट ने दिया था, पूरे होल को समझाओ। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार छात्रों को सर्वप्रथम संपूर्ण तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों के मस्तिष्क में संपूर्ण तथ्य का सचिव उपस्थित हो सके। इसके उपरांत शिक्षक छात्रों को अंशों के आधार पर शिक्षण प्रदान करता है, यानी कि आपने एक पूरा गेस्टॉल्ट वाद थे वो पूरा आधारित है इसी पे। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसने पहले पूर्ण वस्तु को प्रस्तुत करने के बाद उसके विभिन्न भागों का अध्ययन कराया गया। पहले पूर्ण वस्तु का प्रतिक्षण कराया, फिर बाद में अंशों के बारे में सिखाया। यदि शिक्षक को फूल के बारे में पढ़ाना है, मान लीजिए एक फूल को मैंने बारे में पढ़ाना है, तो सबसे पहले छात्रों को फूल दिखाकर मैं परिचित कराऊंगी, उसके उपरांत मैं फूल के विभिन्न अंगों के अध्ययन कराऊंगी। तो ये हमारा पूर्ण से अंश की ओर आता है। नेक्स्ट आपका आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि पर्टिकुलर से जनरल। इसके अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम विषय वस्तु संबंधी विभिन्न विशिष्ट बातों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर छात्रों के द्वारा पूर्ण रूप से शिक्षण प्राप्त किया जाता है। उसके उपरांत ही छात्रों को विषय से संबंधित सामान्य बातों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे विषय से सामान्य की ओर सूत्र आगमन विधि का आधारित है। जैसे सबसे पहले हम उदाहरण देंगे, है ना, उसके बाद से हम जनरल पे जाएंगे। यानी इसमें छात्र पहले विशेष बातों की ओर आकर्षित होता है, फिर सामान्यकरण की ओर अग्रसर होता है। अर्थात पहले छात्रों के सामने विशेष उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, बाद में उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियम या सिद्धांत को निकलवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिम आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी एनालिसिस से सिंथेसिस। विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के स्वरूप और रचना को अच्छी तरह से समझने हेतु उसे आसान भागों, तत्वों या अवयवों के अलग अलग विभाजित किया जाता है। विश्लेषण का मतलब क्या, एनालाइज करना, ठीक है ना। तो सिंथेसिस का मतलब कि उसको इंक्लूड कर देना, यानी कि संश्लेषण ठीक उसका उल्टा कार्य करता है। इसमें किसी भी वस्तु या तत्व की पूर्ण जानकारी देने हेतु उस वस्तु के विभिन्न भागों या तत्वों को ठीक रूप से सामने पेश किया जाता है। इस सूत्र के अनुसार विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं जो हैं उसे जोड़कर समग्र रूप से समझना संश्लेषण का उपयोग करना है। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक पहले क्या करता है, छात्रों को विचारों का विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करता है, फिर संश्लेषित करके उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर मैक्सिम है। नेक्स्ट आपका मैक्सिम आता है आगमन से निगमन की ओर, जो कि आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव है। ये हमेशा आपका कैसा होता है, ये अच्छा शिक्षण हमेशा माना जाता है, क्योंकि आगमन से आरंभ होकर निगमन पर समाप्त होना, यानी आप उदाहरण से लेकर आप जनरलाइज पे जाएंगे। जब हम किसी उदाहरण को लेकर कोई चीज़ समझाते हैं तो बच्चे को अच्छी तरह समझ में आता है और बच्चा स्थायी रूप से उसे ग्रहण कर लेता है। विशिष्ट उदाहरण से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकलवाना आगमन विधि है। अगर हमारे पास कोई विशिष्ट उदाहरण है, उसी से सामान्य नियम या सिद्धांत निकलवाए तो वो हमारी आगमन विधि होती है। आगमन विधि से ये पता चलता है कि अगर कोई बात या कथन एक परिस्थिति में ठीक है तो उसी प्रकार अन्य परिस्थिति यह ठीक होगा, इसे आप मानते हैं। इसके लिए शिक्षक को छात्र के समक्ष कई उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं। निगमन ठीक उससे अलग है, उल्टा है। इसमें पहले कुछ सिद्धांत, सामान्यीकरण, तथ्य व नियम आदि को शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण की मदद से उन सिद्धांतों, तथ्यों और नियम की सत्यता की जांच करता है। आगमन विधि में प्रारंभ में छात्रों को समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियमों को निकाला जाता है, जबकि निगमन में विपरीत पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे।
बाद में उदाहरण की सहायता से उन नियमों की सत्यता परखी जाती है। अर्थात आगमन विधि द्वारा नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं और निगमन विधि द्वारा सत्यापित या स्पष्ट किया जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका मैक्सिम आता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। इस प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का आधार पर कहा जा सकता है कि छात्रों का जो मनोवैज्ञानिक विधिया के आधार पर जो उनके स्तर है उसके अनुसार शिक्षण प्रदान करना आसान हो गया है। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार जो शिक्षा का केंद्र है, केंद्र बिंदु क्या है? चाइल्ड है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है। तो शिक्षण क्रियाओं का नियोजन और संगठन छात्रों की रुचि, रुझान, यानी जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका रुझान है, जो उसकी नीड्स है, आवश्यकता है और उसकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। इसके उपरांत ही छात्रों का बौद्धिक स्तर विकसित हो जाए तब उन्हें तर्क सहित शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है। लास्ट आपका आता है अनुभव से युक्ति की ओर, यानी कि एम्पेरिकल टू रैशनल। यह सत्य है कि छात्रों का अपने अनुभव के आधार पर सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, ये तो आप बात मानते हैं, किंतु वे जो कुछ सीखते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं उसे तर्क की कसौटी पर भी कसना चाहिए, ताकि छात्रों की जिज्ञासा तब तक शांत नहीं की जा सकती जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती। शिक्षक को चाहिए कि वह आरंभ में छात्रों को बिना तर्क के अनुभव प्रदान करे, इसलिए छात्रों के पूर्व में ठोस अनुभवों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षक को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि वह छात्रों के समक्ष प्रत्यक्ष अनुभव और उदाहरण प्रस्तुत करें, फिर छात्रों को इन प्रत्यक्ष अनुभव उदाहरण के तर्क युक्त बनाने के प्रयास करना चाहिए। तो ये तो आपके मैगजीन्स थे। ये तो हमारा पूरा आपका टॉपिक हुआ, आप समझ गए। हमने मैगजीन्स पढ़ा, परिभाषाएं पढ़ी, अर्थ पढ़ा, आपके टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़ी, स्तर पढ़े, आपका मैंने उसमें वो भी बताया, स्वतंत्र चर भी बताए, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग भी बताई। ये सब चीज़ें आपका टीचिंग और लर्निंग में इंक्लूड है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल ध्यान में देखेंगे। अगर आप लेसन को पढ़ते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अगर मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है शिक्षण व अधिगम के संबंध के कारक हैं। पहला आपका ऑप्शन है पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक व छात्र, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण परिस्थितियाँ और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण और अधिगम में संबंध आपके कारक कौन कौन से होते हैं? आपकी परिस्थितियाँ भी मेन है, टीचर भी मेन है, स्टूडेंट भी मेन है और पाठ्यक्रम भी मेन है, यानी ये सब चीज़ें ही संबंधित होती है शिक्षण और अधिगम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अधिगम हेतु व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है अनुभवों से, दूसरा ऑप्शन है क्रियाओं से, थर्ड ऑप्शन है अभिप्रेरणा से और लास्ट ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण से। इसका आंसर है सी, अभिप्रेरणा से। अधिगम हेतु व्यवहार परिवर्तन अभिप्रेरणा से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मैं मोटिवेट कर नहीं पा रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया आप उससे मोटिवेट ही हो जाए, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो मोटिवेशन एक मेन नहीं है, ठीक है ना, मेन व्यवहार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अधिगम की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है प्रक्रिया तथा परिणाम, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन है मानसिक सतत प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अधिगम की प्रकृति की बात करें तो वो प्रक्रिया भी यानी प्रोसेस भी है और परिणाम भी है, रिजल्ट भी है। व्यवहार परिवर्तन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों हैं। वो मानसिक सतत प्रक्रिया है क्योंकि मनोवैज्ञानिक है इसलिए मेंटली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है शिक्षण अधिगम के संबंधों की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है शिक्षण की प्रक्रिया को सार्थक एवं प्रभावी बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से, थर्ड ऑप्शन है अधिगम के स्वरूपों के सृजन करने से और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम शिक्षण अधिगम के संबंध की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है, जैसे उसकी प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया को सार्थक और प्रभावी इफेक्टिव बनाना, फिर उसके उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से, यानी कि हमारे उद्देश्य गोल्स भी अच्छे होने चाहिए, फिर अधिगम और स्वरूपों का सृजन करने से, ये सभी चीज़ें की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है शिक्षण अधिगम के संबंधों की व्याख्या की है। पहला ऑप्शन है B.O. स्मिथ ने, दूसरा ऑप्शन है थॉमस F. ग्रीन ने, थर्ड ऑप्शन है ली ने ग्रॉनबर्ग ने और लास्ट ऑप्शन है इन सभी ने। इसका आंसर है डी, इन सभी ने। अगर हम शिक्षण अधिगम के संबंध की व्याख्या करने की बात करें तो स्मिथ ने भी कहा है, ग्रॉनबर्ग ने भी कहा है, ग्रीन ने भी कहा है, इन सभी का नाम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन का आधार है। पहला ऑप्शन है अधिगम का स्वरूप, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है अधिगम के अधिनियम और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण सिद्धांतों की बात करें तो उसका स्वरूप, उसके अधिनियम और सिद्धांत, ये सभी चीज़ें इसके आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रमुख क्रिया है। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, थर्ड ऑप्शन है क्रियान्वयन और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। अगर हम शिक्षण के प्रमुख क्रियाओं की बात करें तो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन, क्रियान्वयन और प्रेजेंटेशन, ये तीनों आती है, मैंने बताया भी है, ये तीनों ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रमुख क्रियाएं होती हैं। शिक्षण की कितनी क्रियाएं होती है? शिक्षण की 3 क्रियाएं होती हैं, ये आपको मैंने बता रखा है, 3 क्रियाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के प्रमुख स्वरूप होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 6। इसका आंसर है सी, 4। शिक्षण के 4 स्वरूप होते हैं, इसे भी आप याद में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य स्तर है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा ऑप्शन है बोध स्तर, थर्ड ऑप्शन है चिंतन स्तर और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण के स्तर में आपके 3 स्तर होते हैं, स्मृति, बोध और चिंतन, ये तीनों ही स्तर इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का चर है। पहला ऑप्शन है छात्र, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक, थर्ड ऑप्शन है पाठ्य वस्तु और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण के चर की बात करें तो इसमें छात्र, टीचर और आपका पाठ्य वस्तु, ये तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध स्तर के शिक्षण का विकास किया। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट, दूसरा ऑप्शन है मॉरिसन, थर्ड ऑप्शन है कर्टलेविन और लास्ट ऑप्शन है हंट। इसका आंसर है बी, मॉरिसन। बोध स्तर शिक्षण का विकास मॉरिसन ने किया था, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर का और हंट ने आपका चिंतन स्तर का विकास किया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया। पहला ऑप्शन है हंट, दूसरा ऑप्शन है मॉरिसन, थर्ड ऑप्शन है कर्टलेविन और लास्ट ऑप्शन है जॉन डेवी। इसका आंसर है ए, हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा ऑप्शन है बोध स्तर, थर्ड ऑप्शन है चिंतन स्तर और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है सी, चिंतन स्तर। अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर आपका चिंतन स्तर है, जिसे हंट ने दिया था, यानी कि बच्चे विचार द्वारा अपने कार्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा ऑप्शन है बोध स्तर, थर्ड ऑप्शन है चिंतन स्तर और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है ए, स्मृति स्तर। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में आपका 5 चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले आपका आता है तैयारी, यानी कि आपका आता है प्रिपरेशन, फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, फिर आपका आता है कंपैरिजन या एब्स्ट्रैक्शन यानी कि तुलना या समरूपण, फिर आपका आता है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण और लास्ट आपका आता है एप्लीकेशन यानी कि उपयोग या प्रयोग करना। तो ये भी आप याद रखेंगे पंचपदीय प्रणाली कौन कौन सी है, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षण की प्रमुख क्रियाएं हैं। पहला ऑप्शन है तार्किक क्रियाएं, दूसरा ऑप्शन है चिन्ह एवं संकेत, थर्ड ऑप्शन है भाषाई क्रियाएं और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण की प्रमुख क्रियाओं में आपके तार्किक, भाषाई और चिन्ह व संकेत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षण के प्रमुख स्वरूप होते हैं। पहला ऑप्शन है अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन है अनुबंधन, थर्ड ऑप्शन है प्रशिक्षण और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है कला, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। शिक्षण की प्रकृति विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक चलती है, साइंटिफिक है। कला है यानी कला होनी चाहिए पढ़ाने की, इसलिए कला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण के अर्थ की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है प्रभुत्ववादी, दूसरा ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, थर्ड ऑप्शन है हस्तक्षेप और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। अगर हम शिक्षण के अर्थ की प्रकृति की बात करें तो वो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और हस्तक्षेप यानी कि तीनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अंतः प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है विकासात्मक प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण के अर्थ को हम सामाजिक क्रिया, अंतः प्रक्रिया और विकासात्मक प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण की प्रमुख अवस्था होती है। पहला ऑप्शन है पूर्व क्रियाएं, दूसरा ऑप्शन है अंतः क्रियाएं,
थर्ड ऑप्शन है अंतरिम क्रियाएं और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण की प्रमुख अवस्था की बात करें तो प्री एक्टिव स्टेज, इंटरैक्टिव स्टेज और लास्ट आपका है पोस्ट एक्टिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की अवस्थाओं को विकसित किया। पहला ऑप्शन है फ्लेंडर ने, दूसरा ऑप्शन है थॉमस एफ ग्रीन ने, थर्ड ऑप्शन है पी.डब्ल्यू. जैक्सन ने और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, पी.डब्ल्यू. जैक्सन ने। शिक्षण की अवस्थाओं को पी.डब्ल्यू. जैक्सन ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के रूप हैं। पहला ऑप्शन अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण, थर्ड ऑप्शन है प्रतिपादन और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण के रूप में आपका अनुदेशन, प्रतिपादन और प्रशिक्षण ये सभी आते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन आपका है, शिक्षण में पृष्ठपोषण दिया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रथम अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय अवस्था में, थर्ड ऑप्शन है तृतीय अवस्था में और लास्ट ऑप्शन है इन सभी में। इसका आंसर है सी, तृतीय अवस्था में। शिक्षण की पृष्ठपोषण तृतीय अवस्था में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 6। इसका आंसर है बी, 3। शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं, प्री, इंटर एक्टिव और लास्ट आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे शिक्षण की विशेषता है। पहला ऑप्शन है जनतांत्रिक मूल्यों का आधारित, दूसरा ऑप्शन है वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता, थर्ड ऑप्शन है सहयोग पर आधारित और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। अच्छे शिक्षण की व्यवस्था में आपकी विशेषता होती है जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना, वातावरण के अनुकूल करने में सहायता और सहयोग पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का चरण है। पहला ऑप्शन है पूर्व क्रिया चरण, दूसरा ऑप्शन है अंतःक्रिया चरण, थर्ड ऑप्शन है उत्तर क्रिया चरण और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के अंतःक्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है कक्षा के आकार की अनुभूति, दूसरा ऑप्शन है क्रिया तथा प्रतिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है सीखने वाले का निदान और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है बी, क्रिया तथा प्रतिक्रिया। यानी कि अंतःक्रिया जो इंटरैक्टिव स्टेज होता है, जब हम क्लास में चले जाते हैं तो आपका क्रिया और प्रतिक्रिया इसमें सम्मिलित होता है, जबकि कक्षा के आकार की अनुभूति जब जैसे ही आप क्लास में घुसते हैं तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण तथा पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण की युक्तियाँ के संबंध में निर्णय लेना, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण युक्तियों का वितरण और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण में आपका शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, शिक्षण की युक्तियों के संबंध में निर्णय लेना और शिक्षण युक्तियों का वितरण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण में किस क्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन में शुद्ध रूप से परिभाषा, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन, थर्ड ऑप्शन है प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण में आपका शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन में शुद्ध रूप से परिभाषा देना, मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन करना और प्राप्त साक्ष्यों के शिक्षण नीतियों में परिवर्तन लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप का पक्ष है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य संरचना, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन प्रणाली और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप में आपका उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को कितने सोपानों में बांटा है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 8। इसका आंसर है ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण चरों का कार्य है। पहला ऑप्शन है निदान, दूसरा ऑप्शन है उपचार, थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण चरों के कार्य में निदान, मूल्यांकन और उपचार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या है। पहला ऑप्शन है कालिंगर, दूसरा ऑप्शन है बीओ स्मिथ, थर्ड ऑप्शन है ब्रूनर और लास्ट ऑप्शन है कॉलमेन। इसका आंसर है सी, ब्रूनर। ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर पर,
दूसरा ऑप्शन है बोध स्तर पर, थर्ड ऑप्शन है चिंतन स्तर पर और लास्ट ऑप्शन है किसी पर नहीं। इसका आंसर है सी, चिंतन स्तर पर। सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था चिंतन स्तर पर की जाती है क्योंकि बच्चा उसमें अपने विचार से कुछ क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है बोध स्तर पर, थर्ड ऑप्शन है चिंतन स्तर पर और लास्ट ऑप्शन है इन सभी पर। इसका आंसर है सी, चिंतन स्तर पर। समस्यात्मक परिस्थिति का उपयोग चिंतन स्तर पर किया जाता है। नई चीज़ें क्रिएट करना, समस्या का समाधान करना, ये सब चिंतन स्तर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर शिक्षण में प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेवी, थर्ड ऑप्शन है मॉरिसन और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है ए, हर्बर्ट। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक हर्बर्ट है, बोध स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक मॉरिसन है और हंट आपके चिंतन स्तर के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा ऑप्शन है बोध स्तर, थर्ड ऑप्शन है चिंतन स्तर और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है ए, स्मृति स्तर। शिक्षण का प्रारंभिक स्तर स्मृति स्तर है और अंतिम आपका चिंतन स्तर है, यानी कि हाईएस्ट लेवल आपका चिंतन स्तर है और जो आपका लोएस्ट है वो स्मृति स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सीखे हुए अनुभव के सीधे उपयोग की स्मृति कहते हैं। पहला ऑप्शन है रॉस, दूसरा ऑप्शन है मैकडूगल, थर्ड ऑप्शन है वुडवर्थ और लास्ट ऑप्शन है स्टाउट। इसका आंसर है सी, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था कि सीखे हुए अनुभव से सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति की अवस्था है। पहला ऑप्शन है प्रत्यास्मरण, दूसरा ऑप्शन है अधिगम धारणा, थर्ड ऑप्शन है पहचान और लास्ट ऑप्शन ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। स्मृति की अवस्था में आपका प्रत्यास्मरण, पहचान करना, अधिगम धारणा करना, डेफिनेशन देना, ये सब चीज़ें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान के प्रारूप का सोपान है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य संरचना, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन प्रणाली और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के प्रारूप में उद्देश्य संरचना, सामाजिक प्रणाली और मुख्य मूल्यांकन प्रणाली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण में किसके द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया, थर्ड ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। स्मृति स्तर के शिक्षण में आपका सीखने पर बल दिया जाता है संकेत अधिगम पे, श्रृंखला अधिगम पे और उद्दीपन अनुक्रिया पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट ने स्मृति के शिक्षण की व्यवस्था को कितने पदों में बांटा है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 8। इसका आंसर है सी, 5। हर्बर्ट ने स्मृति के शिक्षण की व्यवस्था को 5 पदों में बांटा है। सबसे पहले आपका आता है प्रिपरेशन, फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन, फिर आपका आता है कंपैरिजन, फिर आपका आता है जनरलाइजेशन और लास्ट में आपका आता है एप्लीकेशन। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हर्बर्ट ने 5 पद प्रणाली का पहला पद है। पहला ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, दूसरा ऑप्शन है तुलना एवं संबंध, थर्ड ऑप्शन है तैयारी एवं प्रस्तावना और लास्ट ऑप्शन है प्रयोग। इसका आंसर है सी, तैयारी एवं प्रस्तावना। हर्बर्ट के 5 पद प्रणाली का पहला पद तैयारी है, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण है, फिर आपका तुलना आता है यानी कंपैरिजन आता है, फिर आपका प्रयोग आता है। ये आपको याद होना चाहिए। तुलना से पहले आपका जनरलाइजेशन आता है, उसके बाद प्रयोग आता है। ये 5 पद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन है। पहला ऑप्शन है पीओ स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है ब्रूबेकर, थर्ड ऑप्शन है रायबर्न और लास्ट ऑप्शन है मॉरिसन। इसका आंसर है ए, बीओ स्मिथ। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक, थर्ड ऑप्शन है प्रयोगात्मक और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हम ज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रयोगात्मक यानी कि मनोगत्यात्मक द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो थे हमारे कम से कम 40 क्वेश्चन और आपका थ्योरी पार्ट। इसको आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। यानी कि आप पहले पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप म्यूट कर दीजिए जब तक आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है। आंसर आप टिक कर ले रहे हैं तब आप इसको देखिए कि आपने सही आंसर बताया या नहीं बताया, ताकि आपका ये पूरा आप समझ सके, आप मूल्यांकन अपने पेपर का कर सके कि आपको याद हुआ है कि नहीं। इसके बाद से मैं आपको एक बात और बोल दूं कि
कि जो पेडागॉजी सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट के हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि आपको हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, थ्योरी पार्ट भी मिल जाएगा आपको। जो आपका पेपर है, ये जो मैं टीचिंग एंड लर्निंग जहाँ पे पेपर पढ़ा रहे हैं, उसमें भी कई टॉपिक मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, सर ने भी पढ़ाया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो सके। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर मुझ में कोई त्रुटि आ रही है तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं 9452161001, जिसे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसमें आप जितने भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर दे पाऊँ। और आप लोग मुझसे डायरेक्ट भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी प्लेलिस्ट में हैं आप प्लेलिस्ट मेरा देख सकते हैं। हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट, आपका थ्योरी पार्ट, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 में जब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था तब मैंने पूरे क्वेश्चन बनाए थे। बच्चों को कितना फ़ायदा मिला। आप 2020 के बच्चे अगर आपको मिलते हैं अगर, तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आया था, तो आपको पता चल सकेगा कि मैंने भी मेहनत की थी। और अगर आपका फीडबैक आपको मुझे अच्छा मिलता है तो मैं और भी कोशिश करूँगी, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और करने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।